हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सबसे पहला लेते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ें, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि जब एक लाइट, ये रहा हमारा एक मीडियम, और मीडियम के अंदर होंगे हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब एक लाइट इस तरह से आती है और ये मीडियम को क्रॉस करती है, तो इसमें होता क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उससे लाइट रेज टकराती हैं और उनका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मीडियम के मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल के द्वारा। सो द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स of the medium and the energy is used up to increase the internal energy of medium. So this is called absorption of light. बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़ा सा इससे होता है डिफरेंट। क्या होता है डिफरेंट? कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि ये है हमारा मीडियम, दिस इज़ आवर मीडियम एंड दिस इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। सो जब लाइट इंटर करती है इस मीडियम के अंदर, तो लाइट का एनर्जी को एक पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय वन पार्टिकल एंड देन इट इज़ री रेडिएटेड। So what is this? This is absorption of light, and this is what? This is re-radiation. Re-radiation of energy. So हमने देखा कि लाइट को इस पार्टिकल ने पहले अब्जॉर्ब किया और री रेडिएट किया, और जब री रेडिएशन होता है तो ये इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग इज अ फेनोमेना इन विच लाइट energy is absorbed followed by re-radiation in different direction by the molecules of the medium. So this is scattering. स्कैटरिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम. मीडियम में जो पार्टिकल हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसको फिर से री रेडिएट करते हैं, उनका साइज़ क्या है. एंड सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक हमारे पास एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग. रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहता है
कि जो एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। मतलब जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग कि एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग किसकी सबसे ज़्यादा होगी, रेड की सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी, ब्लू, और सबसे कम वायलेट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि स्कैटरिंग किस तरह से होता है। सो देयर इज़ बेसिकली वन डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और ये यूज्ड अप हो जाती है किस चीज़ में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है, यहाँ देखिए इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन फिर से री रेडिएशन हो जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मुझे लगता है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है, अगर लाइट की बात करें हम लोग, लाइट में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बोथ स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी फील्ड, ये सिर्फ ओनली मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये हमने बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी आपको। अब लाइट इन जनरल की बात करें अगर हम, लाइट इन जनरल, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं। अगर लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, सपोज करते हैं ये क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन एक्स या फिर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर जितने भी डायरेक्शन होंगे, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग along a number of direction perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, तो यही रीज़न है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, therefore at a particular point the resultant electric field will be changing its direction randomly and रैपिडली। किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, रेंडमली अपना ये डायरेक्शन क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। बस एक चीज़ क्या है, ये होगा परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन रेंडमली वो अपना चेंज करता रहेगा डायरेक्शन। हम लोग को पता है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो इसके परपेंडिकुलर नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है और हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को, ऐसे सच
such light which has E field या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड oscillating randomly and rapidly in all direction is called unpolarized light। इसको क्या बोलते हैं? unpolarized light। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो जो भी हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट देखते हैं, एनी ऑर्डिनरी लाइट जैसे कि इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। वही अगर इफ लाइट हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड parallel to a particular direction at a particular point, then it is called plane polarized लाइट, या फिर इसी को बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, ठीक है। तो अब अगर नाउ इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज एक्स एक्सिस, लाइट हमारी एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, ये क्या है हमारा? एक्स है, तो वाई क्या हो जाएगा? ये वाई हो गया और ये क्या हो जाएगा? जेड। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस में लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में, इस वाले प्लेन में, अगर ये हमारा लाइट का प्रोपेगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई जेड प्लेन में कई सारी ओरिएंटेशंस रख सकती हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें ड्रॉ करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो सकता है हमारा? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको हम लोग कर देंगे रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व कर देंगे सबों को, तो फाइनली हमें ई वाई और ई जेड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो the electric field at a particular instant can be resolved as, अगर ये हमारा E है, किस में रिजॉल्व हो सकता है? ई एक्स एंड ई वाई, इन दोनों में हमारा ये रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब यहीं से देखते हैं हमारा ई वाई एंड ई जेड, यहाँ से देखिए आप, ये इधर रिजॉल्व होगा और ये इधर रिजॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ई वाई एंड इधर ई जेड। एक्स में तो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो ये हमारा रहा ई वाई एंड ई जेड। तो हम लोग ई वाई और ई जेड पे ही काम करने जा रहे हैं आगे, तो देखते हैं किस तरह से पोलराइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोड ऑफ पोलराइजेशन, उसके बाद बारी बारी से हम लोग करते चले जाएंगे। मोड ऑफ पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन कितने तरीके से कराया जा सकता है, तो इसमें हम लोग 4 मोड्स पढ़ेंगे, इसको बारी बारी से हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला मोड जो है वो है यूजिंग पोलराइड। एक डिफिनेशन हम लोग जानते हैं पोलराइज़र का। पोलराइज़र उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट नाम से ही क्लियर है, यूज्ड टू पोलराइज द लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइज़र। ऐसा ही एक पोलराइज़र होता है जिसको बोलते हैं पोलरॉइड।
पोलराइड के अंदर क्या होता है, पोलराइड के अंदर होता है एक ये प्लेन शीट होता है सर्कुलर डिस्क शेप में। इट इज अ प्लेन शीट इन डिस्क शेप having long parallel hydrocarbon chain which become conducting at optical frequency when, या फिर हम लोग आगे देखेंगे इसमें। तो यहाँ से देखा हमने कि पोलराइड क्या है, एक प्लेन शीट होता है जिसके अंदर क्या होती हैं लॉन्ग पैरेलल हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कंडक्टिंग हो जाती है कब, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब जब ये लाइट से इंटरेक्शन होगा कुछ पर्टिकुलर फैशन में तो वो क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पोलराइड शीट ये रहा, ठीक है। जब इस पे लाइट पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू दी पोलराइड, जब पोलराइड पे परपेंडिकुलर एक लाइट पड़ता है तो क्या होता है, तो होगा क्या, इस साइड रिजल्ट लिख रहे हैं हम लोग, इस साइड रिजल्ट लिख रहे हैं। रिजल्ट होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू दी हाइड्रोकार्बन चेन will be used up in setting electric current in chain। तो चेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेट करने में एक पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। while the electric field perpendicular to the chain will get transmitted and the perpendicular direction is known as transmission axis। So we can also say the transmission axis is perpendicular to the hydrocarbon chain। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से पोलराइजेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये एक लाइट वेव है, इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक EY एंड एक EZ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पोलराइड रखा हुआ है, ये हमारा सपोज पोलराइड है, ठीक है। ये लाइट पड़ने वाली है इस पे परपेंडिकुलरली, ठीक है। इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन एक्सिस है, सॉरी, जो हमारा ये है हमारा हाइड्रोकार्बन चेन, ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन चेन, इस तरह से है हमारा हाइड्रोकार्बन चेन, ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन चेन।
ये किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। हाइड्रोकार्बन चेन जो है किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में हाइड्रोकार्बन चेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? वाई डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई में है वो क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी यूज्ड अप इन सेटिंग अप द करेंट। तो इस साइड जो लाइट हमारी इमर्ज होके आएगी, ट्रांसमिट होके, इस लाइट के अंदर कौन सा होगा कंपोनेंट? सिर्फ इजेड कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ई वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसमें यूज्ड अप हो जाएगा यहाँ पे होने, इसको इलेक्ट्रिक करंट सेट करने में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ई वाई विल बी यूज्ड अप इन सेटिंग इलेक्ट्रिक current in hydrocarbon chain because it is parallel to the chain। ठीक है, but Ez will be transmitted being perpendicular टू द चेन। यहाँ से एक चीज़ हम लोग और कह सकते हैं, तो सो ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ट्रांसमिशन एक्सिस हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। क्यों? बिकॉज जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द चेन। जेड एक्सिस क्या है? चेन के परपेंडिकुलर है, और इसी के पैरेलल जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे इजेड, वो क्या हो गया है? ट्रांसमिट हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल अलोंग जेड एक्सिस। ये हमारा क्या है? पीपीएल है, किस अलोंग? जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं हम लोग, intensity of this PPL equal to I naught। okay, let's say intensity of this PPL is I naught। so अब क्या हो सकता है देखते हैं। अब अगर इस PPL को, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस में। किस एक्सिस में है? जेड एक्सिस में। अब इसके सामने हम लोग फिर से लाते हैं डिस्क। ये क्या है हमारा? पोलरॉइड है। ठीक है, पोलरॉइड में जो एक्सिस है, चेन का एक्सिस, वो क्या है? ये है, ये दिस इज चेन एक्सिस। किसमें? वाई एक्सिस के अलोंग। अगर चेन का एक्सिस वाई है तो ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाएगा? इसके बाद जस्ट परपेंडिकुलर किसमें? जेड डायरेक्शन में। ये जेड एक्सिस है और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस, और ये किसके अलोंग हो जाएगा? जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि EZ और ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों पैरेलल हो गए। तो जब लाइट इस साइड निकलेगी तो इसमें सेम कंपोनेंट रह जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। यहाँ पे ट्रांसमिशन एक्सिस इज पैरेलल टू द ई फील्ड component and hence the E field will be transmitted completely। ओके, सो अगर इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी थी? I नॉट थी, हम लोगों ने सपोज करा था, तो यहाँ भी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये देखा हमने पहला केस। दूसरा केस देखते हैं हम लोग कि इसी PPL को, ये हमारा PPL है
और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जेड डायरेक्शन में है। ये रहा जेड, ये क्या हमारा पीपीएल अलोंग जेड एक्सिस। अब इसके सामने हम लोग फिर से रख रहे हैं पोलराइड। ये हमारा क्या है, पोलराइड। ये हमारा पोलराइड है। इसमें क्या चेंज कर दिया हमने कि इसमें जो चेन है हमारा, वो चेन है जेड एक्सिस में। ये क्या हमारा चेन है किस में, अलोंग जेड एक्सिस। चेन किस में हमारा, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाए, सॉरी यहाँ पे हाँ ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये रहा ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस किधर, अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो EZ है, यहाँ पे EZ इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस while it is पैरेलल टू चेन। अब सिंस पैरेलल है चेन के, तो याद करिए हमने बताया था कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, चेन में इलेक्ट्रिक करंट सेट करने में यूज अप हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, EZ विल बी एब्जॉर्ब्ड while setting up the current, while setting up the current। तो यहाँ हमने देखा कि जब लाइट इमर्ज होकर इस साइड आएगी तो इसके पास नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी यहाँ पे थी कितनी, I0। तो यहाँ देखा हमने कि जब ट्रांसमिशन एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, EZ ट्रांसमिशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उस वक्त हमने देखा कि जो हमारा इंटेंसिटी निकल के आएगा बाहर, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये रहा दूसरा केस, ये रहा दूसरा केस। अब तीसरा केस देखते हैं हम लोग। तीसरा केस में व्हेन ट्रांसमिशन एक्सिस makes theta angle with, when transmission axis makes theta angle with electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने वही लाइट लिया जिसपे कि ये PPL है हमारा, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, PPL अलोंग जेड एक्सिस। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है इसकी I0। यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं क्या, वही पोलराइड रख रहे हैं यहाँ हम लोग, पोलराइड, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। जो ट्रांसमिशन एक्सिस है हमारा वो कुछ यहाँ पे, ये रहा हमारा ट्रांसमिशन एक्सिस। एंगल कितना बना रहा है जेड से, थीटा। दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब लाइट निकलेगी इसका कंपोनेंट 2 टूट जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वही यहाँ पे इमर्ज होकर आएगा, ये कंपोनेंट। इसकी एंगल जेड से कितनी हो जाएगी, अगर जेड है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सो दिस कंपोनेंट विल बी लेफ्ट एंड इंटेंसिटी विल बी I0 cos स्क्वायर थीटा। I will be I0 cos square theta, and this is very much important because this is what we call Malus law, law of Malus, ठीक है। तो पोलराइजेशन में देखा हम लोगों ने कि पोलराइड लिया हमने, ठीक है। पोलराइड में जो चेन होगा, दिस इज द चेन एंड दिस इज चेन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चेन के पैरेलल होगी वो यूज हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी इन सेटिंग ऑफ द करंट, while that which is perpendicular to this chain
will be transmitted, and that axis which is parallel to this field which is transmitted is called transmission axis. So basically transmission axis is perpendicular to the chain axis. This is chain axis, so the transmission axis will be like this. This is transmission axis. ओके उसके बाद हमने देखा कि जब लाइट लीनियरली पोलराइज हो गई तो उसकी इंटेंसिटी हमने ले ली I0. उसको हमने पास कराया कब, जब ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखा हमने कि इंटेंसिटी I0 थी तो I0 ही रह गई। फिर एक देखा हमने कि जब ट्रांसमिशन एक्सिस को हमने परपेंडिकुलर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इंटेंसिटी फाइनल 0 हो गई। उसके बाद हमने थीटा एंगल पे कर दिया ट्रांसमिशन एक्सिस को, तो यहाँ पे देखा हमने कि इंटेंसिटी कुछ इस तरह की आ गई, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मालूस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लॉ ऑफ मालूस। क्या होता है? I = I0 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ट्रांसमिशन एक्सिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा पोलराइजेशन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा पोलराइजेशन बाय पोलराइड। इसके बाद छोटा छोटा है, पहला आ जाता है पोलराइजेशन बाय, सेकंड पे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और यहीं पे आता है तीसरा कर दें तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये किस तरह से होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ये क्या है? मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ठीक है, एक लाइट एंटर कर रही है इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस I लेके। ठीक है, ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? XY है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? XY है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट होगा हमारा XY प्लेन में और दूसरा पार्ट Z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व किया हमने, वन कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस एंड वन कंपोनेंट इन XY प्लेन। जो Z एक्सिस में है उसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है और जो XY प्लेन में है उसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट पहुँची और लाइट का हुआ रिफ्लेक्शन और लाइट का हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो रिफ्लेक्टेड है उसमें Z की इंटेंसिटी तो उतनी ही रही। जो EZ है यहाँ पे क्या है? ये EXY ले लेते हैं और ये क्या है हमारा? EZ है। तो EZ की इंटेंसिटी तो उतनी ही रही, लेकिन जो हमारा EXY है उसकी इंटेंसिटी घट गई। यहाँ पे लाइन से हम लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि EZ इंटेंसिटी इज सेम while EXY intensity got decreased। ठीक है, एंड ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड बीम है। ठीक है, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड बीम है।
यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो z कंपोनेंट है वो घट गया, जबकि एक्स वाई कंपोनेंट सेम रह गया। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि EZ इंटेंसिटी गॉट डिक्रीज्ड while EXY remains सेम। यहाँ से एक पर्टिकुलर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब इफ़ 10I इक्वल टू म्यू, where म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जब 10I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I, व्हेन 10I इक्वल टू म्यू, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त होगा कि इन रिफ्लेक्टेड लाइट दैट इज BC, in reflected light the EXY component will be vanished या फिर washed out, only EZ component will remain and hence light is polarized along z axis। ठीक है, उसी के बाद in refracted light BD the EZ component will be washed out, only component EXY will remain। इसको हम लोग दिखा सकते हैं कुछ ऐसे, ये लाइट आई, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। यहाँ पे ये क्या है, Z, EZ एंड दिस इज EX EY। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ Z बचेगा और यहाँ पे सिर्फ ये क्या है EXY, ये क्या है EZ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ EZ और यहाँ बचेगा सिर्फ EXY। तो ये क्या हो गया, ये भी पोलराइज्ड हो गया। सो दिस इज पोलराइज्ड लाइट along what, along EXY डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से पोलराइजेशन हुआ ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। एंड दिस लॉ कौन सा, कि 10I इक्वल टू न्यू इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पोलराइजेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम इसके थ्रू हम लोग सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 2-3 मेथड हमने देख लिया पोलराइजेशन का। जो चौथा मेथड आता है वो होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्कैटरिंग में क्या होता है, ये लाइट रे आई, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे क्या हो गया, ये एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम absorption to radiation, light is polarized partially, and this is called polarization
बाय स्कैटरिंग। ओके, सो हमने 4 मेथड पोलराइजेशन के पढ़ लिए। पहला मेथड हमने पढ़ा बाय यूजिंग पोलराइड, दूसरा मेथड हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 3 हो गए, और चौथा हमने पढ़ा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो पोलराइजेशन में हमें इतना ही चीज़ पढ़ना था। इसमें 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला द लॉ ऑफ मालुस लॉ हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। मालुस लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा लॉ हमने पढ़ा ब्रूस्टर लॉ, जो कहता है 10I इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड I इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पोलराइजेशन इसके साथ ख़त्म हो जाता है और वेव ऑप्टिक्स के हमने सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि न्यूटन रिंग, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, ये दोनों मैं कर दूंगा कंप्लीट। इसके बाद एक क्लास और लेंगे हम लोग जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं और वो कुछ अलग से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी काफ़ी फ्लुएंसी आ जाएगी वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के ऊपर। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिफ्रैक्शन का किया था, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर में, वहाँ पे 0740 पे जब आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि हमने R का वैल्यू लिख दिया है 1.22 लैम्डा बाय ए। ये थोड़ा सा मतलब वो मिस्टेक से रह गया था, यहाँ पे लैम्डा D बाय ए होगा, ना कि लैम्डा बाय ए। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, और वहाँ बाय मिस्टेक वो फ्लो में लिखा गया, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। और कोई भी सजेशन हो तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।